संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें। आज छठा दिन है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस के बारे में हम कुछ बात करेंगे, उसके पहले एक और मैसेज हम पढ़ते हैं। पासिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स गिव्स अस स्ट्रेंथ थ्रू विच द एबिलिटी टू फेस एंड ओवरकम एनी एडवर्सिटी डेवलप्स। इफ वी सफर डिफिकल्टीज नाउ, वी विल बी इक्विप्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि किसी भी अड़चन में से पसार होने से हमको जो ताकत मिलती है, वो जो ताकत है वो आने वाले समय में और जितने भी मुसीबतें आएंगी, वो सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें सज्ज करती हैं, हमें तैयार करती हैं। सो मुसीबतों से डरना नहीं। मुसीबतें आती हैं, इसका मतलब कि अभी इस टाइप की मुसीबत फिर से आएगी तो मैं इसका सामना कर सकूंगा, ऐसा अनुभव मुझे मिलता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस से उस मुसीबत का सामना करिए। देखिए, हम एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, कुछ लोग तो वहां पे चलने दौड़ने के लिए ट्रेडमिल पे जाते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, या कुछ वेट के या दूसरे मशीन यूज करते हैं, या जो जिम में नहीं जाते बाहर कहीं पे एक्सरसाइज करते हैं। कोई एरोबिक्स करता है, कोई दौड़ता है, कोई स्विमिंग करता है। अलग अलग टाइप की जो एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, वो एक्सरसाइज करते वक्त हमारे शरीर को तकलीफ जरूर होती है, लेकिन अगर हम उस तकलीफ को सहन कर लेते हैं, अपने शरीर को वो सारी चीजों के थ्रू पसार करते हैं, तो फिर क्या होता है, उस एक्सरसाइज का बेनिफिट, उसका फायदा भी हमारी बॉडी को मिलता है और हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसने एक्सरसाइज की है। राइट? तो यही ध्यान रखने का है कि परिस्थितियां अगर हमें कुछ विपरीत लगती हैं, कुछ डिफिकल्ट लगती हैं, कुछ संजोग खराब लगते हैं, उस समय में हिम्मत नहीं हारनी है। ये समझना है कि ये परिस्थिति, अगर ये संजोग भी मैं इसमें से पार निकल जाऊंगा, तो दुनिया में, तो मेरे जीवन में कुछ भी वापस विषम परिस्थिति आएगी, कुछ तकलीफ की बातें होगी, उस वक्त मुझे ये अनुभव काम आएगा, ये एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं वापस जिंदगी की सारी तकलीफों को, सारी कठिनाइयों को सहन कर सकूंगा, उसमें से पार निकल सकूंगा। राइट? तो बस इसको पॉजिटिवली लीजिए कि जो भी हो रहा है मुझे फाइनली कुछ अनुभव देने के लिए आ रहा है और मुझे फाइनली किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। राइट? ओके। अभी मैं कहता हूं कि कोई भी बिजनेस जो होता है, एक सर्जन होता है, जनरली मैं कंपेयर करता हूं कि एक बिजनेस एक पेड़ के जैसा होता है, एक झाड़ के जैसा। अभी बहुत सारे पेड़ बोए जाते हैं। वो पेड़ को बोने के लिए उसका बीज जमीन के अंदर बोया जाता है, और थोड़े समय तक उसको अगर हम केयर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फिर उसका अंकुर निकलता है, और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है, और फिर कुछ सालों के बाद एकदम खटाटोप बड़ा सा बन जाता है। राइट? लेकिन सारे झाड़ इस तरह से डेवलप नहीं होते। देखो, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करती हैं, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों बीज बोए जाते हैं, इस उम्मीद के साथ ये सारे बीज झाड़ बनेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जितने बीज बोए जाते हैं उतने झाड़ बनते नहीं है। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द बीज बीच में से ही खत्म हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, और वो झाड़ में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन झाड़ों को जो भी विषमताएं हैं उसको तकलीफ करने का प्रैक्टिस नहीं था, और जो झाड़ ऐसी चीजों को सह पाए वही झाड़ टिक पाते हैं। अभी इसके बारे में एक कहानी मैं आपको बोलना चाहता हूं। यूएस में एक डॉक्टर थे, वैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर, रेगुलर डॉक्टर थे, लेकिन उनका एक अलग सा शौक था। शौक ये था कि वो जब भी फ्री होते थे, जब भी मेडिकल का अपना प्रैक्टिस का काम पूरा हो गया, उसके बाद अपने फ्री समय में उनका हॉबी था ऐसे पेड़ बोने का। उन्होंने एक 10 एकड़ का फार्म हाउस लेके रखा था, वहीं पे उनका साइड में घर था, और अपने फ्री समय में इस तरह से पेड़ बोते थे और अपने फार्म हाउस को इसी तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जनरली जो कोई भी इस तरह से पेड़ वगैरह बोता है, वो क्या करता है कि पहले उसको बीज को बोता है, फिर उसका केयर लेता है, उसकी उसकी बहुत ही संभाल रखता है, उसको पानी देता है, और वो गिर न जाए उसका रक्षण करता है, ऐसी सारी चीजें करता है। ये डॉक्टर अलग थे। ये डॉक्टर एक बार बीज को बोने के बाद इतना इंश्योर करते थे कि उसको पानी नहीं मिलना चाहिए। सामने से अगर मैं पानी दूंगा, उनकी ऐसी मान्यता थी कि अगर इस बीज को मैं पानी दूंगा ना, और वो मेरे पानी देने से वो विकसित होगा, तो उसको हमेशा कोई दूसरा ऊपर से पानी डालेगा,
ऐसी एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, वो एक ढीला एक वृक्ष हो जाएगा और हमेशा किसी न किसी ने दिए हुए पानी के ऊपर ऊपर ही वो हमेशा निर्भर रहेगा और हमेशा होप उसको आशा रहेगी कि पानी आएगा और फिर मेरा विकास होगा। इसके बदले वो चाहते थे कि मेरे पेड़ अपना पानी खुद ढूंढ लेने चाहिए। सोचो, अभी खुद पानी नहीं दे रहे हैं, बारिश भी नहीं आ रही है, तो पेड़ कहाँ से पानी ढूंढेगा। होता क्या था कि जितने सारे बीज वो बोते थे उसमें से बहुत सारे बीज ये सहन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता था, तो वो खत्म हो जाते थे। लेकिन कुछ बीज जो अंकुरित होते थे, वे उसमें उनमें क्या होता था कि वो पानी ऊपर से नहीं आता था, इसकी वजह से वो अपने मूल को जमीन की ओर और गहराई में लेके जाते थे, अंदर तक लेके जाते थे, पानी को भेज को सोचने के लिए कि वहां से कुछ उनको भेज मिलेगा, उसको खींचने के लिए अपने अपने मूल को, अपनी जड़ों को और अंदर 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 लेके जाते थे। और जो बीज, जो अंकुर इस तरह से अपने मूल को अंदर ज्यादा गहराई तक ले जाने में सफल होता था, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता था। और डॉक्टर साहब का कहना था कि देखो, ऐसे ही झाड़ मेरे को चाहिए, ऐसे ढीले वो जो झाड़ है वो मेरे को नहीं चाहिए कि उनको पानी नहीं मिला तो गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ मेरे फार्म हाउस में मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो ऐसे झाड़ चाहिए कि एक बार मैंने अगर बीज बो दिया, उसके बाद वो पानी खुद ढूंढ के आएगा, खुद जमीन के अंदर अपनी जड़ों को डालेगा और वहां से पानी खींच के खुद ही आ जाएगा और खड़ा रहेगा। इस तरह का झाड़ अगर बड़ा हुआ तो मुझे विश्वास है कि अभी ये 15, 20, 25, 50 सालों तक खड़ा रहेगा और मेरे फार्म हाउस के अंदर मुझे सारे ऐसे ही झाड़ चाहिए। और हुआ क्या, उन्होंने जो 1-2 साल के अंदर इस तरह जो सारे बीज बोए, उसमें से फाइनली वैसे ही झाड़ खड़े रहे कि जो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करके आए थे, अपनी जड़ों को, अपने मूलों को अंदर तक लेके जाने में सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद वे झाड़ इतने मजबूत हो गए, कोई भी तूफान आए, चाहे कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, उस सारे संजोगों में उसमें से कुछ भी उनको हिला नहीं सकता था। झाड़ हमेशा बहुत मजबूती से खड़े रहते थे। राइट। सो हमारे जीवन में भी यही है। हमारे जीवन को अगर विषमताओं का, कठिनाइयों का एक बार परिचय हो जाएगा और हम उसमें से कुछ मार्ग निकाल लेंगे, तो फिर हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बहुत गहराई तक पहुंच जाएंगी। और फिर अगर जिंदगी में और कोई भी तकलीफ आएगी तो हम उसका सामना बहुत डट कर पाएंगे। हम गिरेंगे नहीं, चाहे कितनी भी बारिश होगी, चाहे कोई भी तूफान आएगा, हरिकेन आएगा, हम उसमें से हिलेंगे नहीं, एकदम स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। सो हमारा जीवन और हमारा बिजनेस इसी तरह से कोई भी विपत्ति आए उसमें खड़ा रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। सो अपने बिजनेस को इस तरह से लॉन्ग टर्म किसी भी सिचुएशन के सामने, किसी भी संजोगों के सामने खड़ा रहने के लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए, उसके बारे में 6 चीजों का एक तैयारी करना होगा। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी जरूरी है हमारे बिजनेस के अंदर कि कोई भी परिस्थिति हो, हमारा बिजनेस जल्दी से उसको अनुकूल हो सके, अनुकूल हो सके। इसका मतलब कि कुछ भी हुआ तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा, जो भी परिवर्तन करना पड़ा, मतलब देखो, क्रिकेट की टीम के अंदर अगर किसी एक दिन कैप्टन नहीं खेल सकता तो वाइस कैप्टन या कोई एक पर्सन तुरंत ही कैप्टन की भूमिका निभाता है और टीम वापस खेलती है और शायद जीत के भी आती है। सो ऐसा एक रिजिलियंस, ऐसा एक तैयारी, एक अनुकूलन हमारी कंपनी के अंदर होना चाहिए कि परिस्थिति जैसे ही चेंज हुई तो हमारा बिजनेस उसको अनुकूल कैसे हो जाएगा और बदली हुई परिस्थिति में भी कैसे ऑपरेट कर पाएगा। इस टाइप की तैयारी पहले से हमको कर लेनी चाहिए। सो परिस्थिति के अनुकूल होने का तैयारी एक हमारे बिजनेस को एक प्रैक्टिस हमें कराना चाहिए। दूसरा, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सारे उतार चढ़ाव के अंदर टिक तभी पाएगा अगर उसके साथ काम करने वाले जो जो अलग अलग टाइप के लोग हैं उनका विश्वास पा पाएगा, उनका विश्वास संपादन कर पाएगा। हमारे कस्टमर जो होते हैं उनको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, ये बिजनेस हमारे साथ इसी तरह से ऑपरेट करेगा, इनके मूल्य ऐसे ही हैं, वो इसी तरह से हमसे काम करेंगे और इसी टाइप की सर्विस मिलेगी, इसी तरह से व्यवहार करेंगे। ऐसा विश्वास हमारे कस्टमर को होना चाहिए। हमारे सप्लायर को हमारी कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति होगी, हमने उनको जो माल दिया है उसके पैसे खराब नहीं होंगे और पैसे मिलेंगे ही, ये कंपनी हमसे काम करती रहेगी, उनका ऑर्डर हमको मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास उनको होना चाहिए। तीसरा, हमारे एम्प्लॉइज को ये ट्रस्ट होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, कि उनकी जॉब सिक्योर रहेगी और अगर वो कुछ डिसीजन भी लेंगे
तो उस डिसीजन को भी सपोर्ट किया जाएगा। इस तरह का विश्वास हमारे एम्प्लॉइज को भी होना चाहिए। सो बिजनेस वो लंबे समय तक टिकेगा कि जो अपने कस्टमर का, अपने सप्लायर का, अपने एम्प्लॉइज का और जितने भी बाकी के स्टेक होल्डर्स उसके साथ काम करते हैं, वे सारे स्टेक होल्डर्स का विश्वास अगर वो जीत पाएगा तो ही वो लंबे समय तक टिक पाएगा। तो ये थी दूसरी चीज। तीसरी चीज जो हमें डेवलप करनी है, एक चपलता डेवलप करने की जरूरत होती है कि जब भी कोई कटोकटी या कुछ कुछ ऐसी तकलीफें आती हैं तो उस वक्त जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता हमारे बिजनेस के अंदर होनी चाहिए और जल्दी से निर्णय लेके उसका अमल करने की एबिलिटी हमारी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। देखो, सरकारी जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो सरकारी ऑफिस दफ्तर वगैरह होते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है। किसी भी एक डिसीजन को अगर हमें अमल में लाना है तो कितने सारे लोगों की साइन, परमिशंस वगैरह चाहिए, उसके बाद ही वो चीज आगे बढ़ती है। और इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज जल्दी नहीं हो सकती, चपलता से नहीं हो सकती। इस तरह का ब्यूरोक्रेसी बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर परिस्थिति बदली तो उस वक्त कितना जल्दी से हम उसको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर पाएं, इस तरह की तैयारी हमारे बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। तो ये चपलता तीसरी बात होती है जो हमारे अंदर, हमारी कंपनी के अंदर डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही संजोग बदले, हमारा बिजनेस उस बदले हुए संजोगों के अंदर भी ऑपरेट कर सकना चाहिए। इस तरह का तैयारी हमारे हमारे बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो लाइक फ्रूट वाले थे, सब्जी वाले थे, दूध वाले थे। हाँ, देखते हैं कि वो लोग होम डिलीवरी पहले नहीं करते थे और उनमें से कई सारे लोग अभी होम डिलीवरी करना चालू कर दिया है उन्होंने। सो जो भी सिचुएशन आई उसके अनुसार परिवर्तन करने में उनने एक चपलता जाहिर की और कर पाए ऐसा। तो इस टाइप की जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी चपलता है, वो बिजनेस के अंदर डेवलप होनी चाहिए। ये तीसरी चीज है जो हम डेवलप करेंगे तो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा। चौथी जो बात है, समय के अनुसार परिवर्तन कर पाना। देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, कस्टमर का टेस्ट बदलता है, कस्टमर की जरूरतें बदलती है और कभी कभी कस्टमर खुद बदलता है, कभी कभी नेक्स्ट जनरेशन हमारा कस्टमर बन जाती है। अगर हमारा बिजनेस पुराना है, सपोज कि 15-20 सालों से चल रहा है, तो एक जनरेशन उसके जो पेरेंट खरीदते थे, अभी उसका बेटा या बेटी हमारे कस्टमर हो जाते हैं, तो पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। ऐसा होता है। सो ऐसे बदले हुए कस्टमर्स या उनकी जरूरतों के लिए हमारा बिजनेस समयोचित परिवर्तन करते रहना चाहिए। ये चौथी एबिलिटी हमारे बिजनेस के अंदर होनी चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार चेंज करने का, उसके अनुसार प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाने का एबिलिटी एक बिजनेस के अंदर होना चाहिए। रिलेवेंट रहने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे जब दिवाली या ऐसा कोई फेस्टिवल आता है, तभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे मंडल कुछ मिठाइयाँ बनाते हैं, मीनिंग कि एक ओरिजिनल मटेरियल सारी चीज़ें लेके और अच्छी क्वालिटी की, और फिर भी दाम ज़्यादा ना हो, ऐसी मिठाइयाँ मंडल के थ्रू बनती हैं, ग्रुप्स के थ्रू बनती हैं और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट होती थी। इस तरह की प्रैक्टिस आज से 25-30 सालों से हम देखते आए हैं और अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर आज ऐसा कोई भी दिवाली वगैरह का फंक्शन आएगा और उस वक्त ऐसी मिठाइयाँ बनेगी, कोई मंडल उसको बना के आधा किलो 1 किलो का पैकेट वगैरह बना के बेचने का अनाउंस करेगा, अब देखेंगे अभी इसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। और अगर आप उधर जाते हैं उस मंडल के, तो उस पर प्रोसेस क्या होती है कि पहले दिवाली के 1 या 2 हफ्ते पहले उधर जाके नाम लिखा के आओ, बुकिंग करा के आओ, फिर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन 1-2 दिन पहले डिलीवरी होगी, वहाँ पे लाइन पे खड़ा रहने का और वहाँ पे आपको खुद जाके वो डिलीवरी लेके आने का। वो लोग होम डिलीवरी नहीं करेंगे। वहाँ का जो स्टाफ भी होता है इतना पुरानी स्टाइल का होता है कि कस्टमर से ज़्यादा अच्छी तरह से बात नहीं करते, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, ना ही उनको कुछ इंटरेस्ट होता है ऐसा। सो इस टाइप की जो मंडल टाइप की एक्टिविटी है और मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, आज की जनरेशन को वो सब नहीं सूट होता है। तो आपके बच्चों को अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जाके हम दिवाली की मिठाई लेते हैं, तो वो पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि उनको आदत लग गई है ई कॉमर्स किस तरह से ऑपरेट करता है, कितना होम डिलीवरी करते हैं, कितना अच्छी तरह से सर्विस देते हैं, या मॉल में हमको कितनी सारी चॉइस मिलती है, कैसा अच्छा सर्विस, कैसा अच्छा पैकेजिंग वगैरह मिलता है। ये सारा चीज हमको मंडल की जगहों पे नहीं मिलता और इसके लिए आज की जनरेशन ऐसी सारी चीजों को पसंद नहीं करती। ऐसी सब मंडल वगैरह का मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उनको पसंद नहीं है। तो फर्क क्या हुआ कि नई जनरेशन को जो चाहिए इस टाइप की चीज देने में, ये मंडल की जो रचनाएं हैं वो
फेल हो रही हैं, तो मंडल को भी समय के अनुसार कुछ चेंज करना पड़ेगा, रिलेवेंट रहना पड़ेगा। तो इसी टाइप की चीज हमारा बिजनेस भी कर सकना चाहिए। ये एक चौथी एबिलिटी हमको डेवलप करने की जरूरत होती है। पांचवा, जब भी बिजनेस के सामने या किसी परिवार के सामने, किसी भी संगठन के सामने जब भी कोई चैलेंज आती है, कोई चुनौती आती है, तो उसको क्या करने की जरूरत होती है? सबसे पहले पूरा बिजनेस का टीम, खास करके टॉप टीम, एक संगठित रूप से खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। टॉप टीम के अंदर किसी भी टाइप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, इसका हम रिस्पॉन्स या कैसे हम इसके बारे में अपना हैंडल करेंगे, उसके बारे में टॉप टीम के अंदर जो भी पार्टनर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बाकी की जो टीम है वो भी एक सूत्र से, एक संगठित होकर, एक यूनाइटेड वे में काम करे, ऐसी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर टीम संगठित रह के काम नहीं कर सकेगी, तो अगर मुश्किल बड़ी होगी, तो उस मुश्किल के सामने हम बिखर जाएंगे, हमारा बिजनेस खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए बिजनेस को अगर लंबे समय के लिए हमें खड़ा रखना है, सालों तक चलता रहे, इतनी मजबूती उसको देनी है उस डॉक्टर साहब के झाड़ की तरह, तो फिर हमारी टीम को, हमारी टॉप टीम और हमारी पूरी बाकी के लोगों की जो टीमें हैं, सबको एक सूत्रता से, एक संगठित रूप में काम करने की आदत डालनी होगी। और छठी बात, हमारे बिजनेस को जो भी प्रोडक्ट, जो भी क्वालिटी जो हम प्रॉमिस करते हैं, उसी टाइप की क्वालिटी, वही सर्विस और टाइमली डिलीवरी करने का जो प्रॉमिस है, ये सारी चीजों में हमेशा खरा उतरने की आदत डालनी होगी। अगर हम रिलायबल नहीं होंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। हम बोलेंगे उस वक्त अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई कस्टमर हम पे भरोसा नहीं करेगा, राइट। सो छठी जो एबिलिटी एक कंपनी को डेवलप करनी है, वो रिलायबिलिटी की एबिलिटी डेवलप करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी रिलायबल होना चाहिए। जो जैसा प्रॉमिस करती है कस्टमर को, मार्केट को, उसी तरह से वो डिलीवर करनी चाहिए। कोई भी प्रॉमिस में कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो ये 6 चीजें हैं जिसको फिर से मैं क्विकली रिकैप करता हूं, जो हमें डेवलप करना है। अगर हमें वो जो डॉक्टर साहब थे जिसके फार्म हाउस में ऐसे जो झाड़ होते थे, जो 25-30 सालों के बाद भी गिरते नहीं थे, हमेशा किसी भी तूफान के सामने खड़े रहते थे, उसी तरह से अगर हमारे बिजनेस को भी उतनी ही मजबूती देनी है, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है, तो 6 चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। ये 6 चीजें ये है कि सबसे पहले हमारे बिजनेस को किसी भी परिस्थिति को अनुकूल हो जाने की एक प्रैक्टिस डालनी बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर, हमारे एम्प्लॉइज और सारे स्टेक होल्डर्स का विश्वास हमको हमारे बिजनेस के ऊपर स्थापित हो, ये कोशिश करनी जरूरी है। तीसरा, कोई भी डिसीजन जल्दी ले सके और उसका अमल जल्दी कर सके, ऐसी चपलता हमें विकसित करनी होगी। चौथा, जो भी समय के अनुसार हमारी प्रोडक्ट के, सर्विस के अंदर, हमारे डिलीवरी के अंदर, पैकेजिंग के अंदर चेंजेस करना होगा, वो चेंज करने का और रिलेवेंट रहने का एबिलिटी कंपनी के अंदर डेवलप हो, ये जरूरी है। पांचवा, पूरी टीम एक सूत्र की तरह, एक संगठित होकर काम करे, ऐसी एक तैयारी रखनी बहुत जरूरी है। और छठा, कि हमने जो कुछ भी प्रॉमिस किया हो वो एक रिलायबिलिटी के साथ हम डिलीवर करें, ऐसी एक इमेज हमारी खड़ी होनी चाहिए। तो ये 6 चीजें अगर हम करते हैं तो कोई भी तूफान आएगा, कोई भी तकलीफें आएगी, चाहे कितनी भी संजोग खराब होंगे, उस सारे संजोगों में हमारा बिजनेस गिरेगा नहीं, उन झाड़ों की तरह खड़ा रहेगा और अपना काम करता रहेगा, बहुत ही आगे बढ़ता रहेगा। ये सब करने के लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, जो भी छोटे बड़े, अपेक्षित अनपेक्षित, जो पहले पता नहीं थे, ऐसे भी बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा वो सारे परिवर्तनों को अमल में लाने के लिए। बहुत सारा शिस्त रखना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन से काम करना होगा। और सबसे ज्यादा हमारी टॉप टीम जो ओनर्स हैं, उन लोगों का खास से कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो कोई भी संजोग आएंगे, इस तरह की कोई भी तकलीफें आएंगी, उसके अंदर हमको खड़ा रहने का है। तो अपने बिजनेस को तैयार करने के लिए ये 6 चीजें करनी बहुत जरूरी है और उसके लिए तैयार रहना है, मेंटली और अपने दिमाग से एकदम फ्लेक्सिबल रहना है, तैयार रहना है। जो भी आएगा उसको हम बहुत डटकर सामना करेंगे, ऐसी एक हिम्मत रखनी है। बस अगर ऐसा रख देंगे, ऐसा तैयार हो जाएंगे, तो कुछ भी होगा, हमारा बिजनेस
सारी परिस्थितियों में से बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली पसार हो जाएगा और ये तूफान भी चला जाएगा और हम वापस अपने विकास की, अपनी प्रगति की जिस यात्रा पे चल रहे थे, उसी यात्रा पे वापस चलना शुरू कर देंगे बड़े जोश के साथ और बहुत मजबूती के साथ। सो आपका बिजनेस ये सारे चीजों को सह पाए और उसमें से टिक के आगे बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो उसको जरूर शेयर करिए आपके सारे ग्रुप्स के अंदर, सब सोशल मीडिया के ऊपर। आपको जो भी इसके बारे में आपका फीडबैक हो, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, वो जरूर मुझे यहाँ पे लिख के आप बताइए। और कल सुबह वापस 10 बजे हम यहीं पे मिलेंगे। इसी तरह से जब तक लॉकडाउन है 3 मई तक हम रोज मिलते रहेंगे, एवरीडे 10 o'clock। सो और लोगों को भी बताइए कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर फेसबुक पे आए और इस तरह की हमारी ये जो रजुआत है उसका फायदा उठाएं, राइट। सो तब तक आप सब घर पे रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।